हेलो हाय डियर स्टूडेंट, मोस्ट वेलकम। आइए आज के लेक्चर में बात करते हैं इंटरमीडिएट के लेक्चर नंबर 9 की। पिछले लेक्चर में हमने प्रूव किया था वैद्युत द्विध्रुव की अच्छी स्थिति पर उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, और वो तीव्रता आई थी आपकी E = 1/4πε0 कुछ इसी प्रकार से हम आज प्रूव करेंगे वैद्युत द्विध्रुव की निरक्षीय स्थिति पर उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। वो अक्ष पर थी, अब हम ज्ञात करते हैं निरक्ष पर। तो क्वेश्चन बन जाता है वैद्युत द्विध्रुव, इलेक्ट्रिक डायपोल आप पढ़ चुके हैं। वैद्युत द्विध्रुव की निरक्षीय स्थिति पर उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक। सभी लोग कॉपी निकाल लें और नोट बनाना स्टार्ट कर दें। तो बात कर रहे हैं कि वैद्युत द्विध्रुव की निरक्षीय स्थिति पर उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। किसकी निरक्षीय स्थिति है? वैद्युत द्विध्रुव की। तो हम जानते हैं वैद्युत द्विध्रुव क्या होता है, जिसमें दो आवेश होते हैं और दोनों के परिमाण समान होते हैं। यदि ये Q है तो ये भी Q होगा, और इनके जो बीच की टोटल दूरी होती है वो अल्प दूरी हम 2L लेते हैं। इस सिरे को हमने A नाम दे दिया, इस सिरे को D नाम दे दिया। और मान लीजिए ये किसी मीडियम में रखे हैं, उस मीडियम का जो परावर्तांक है वो K है। कहीं ले सकते हो आप, यहां ले सकते हो K। अब हमें ज्ञात करना है इसके निरक्ष पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो मान लीजिए निरक्ष यहां कहीं कोई पॉइंट है, ये P पॉइंट है, इस जगह पर हमें तीव्रता ज्ञात करनी है। तो जब इस जगह तीव्रता ज्ञात करनी है, इसके मध्य बिंदु को यहां पर हम O कह दे रहे हैं, या नीचे देखते हो आप, यहां मध्य बिंदु O कह दिया, ये दूरी 2L है। अब क्या होता है कि इस जगह अगर हमें तीव्रता ज्ञात करनी है तो तीव्रता का सिस्टम होता है कि कोई चार्ज पता हो, उससे वहां तक की दूरी पता हो, हम तीव्रता निकाल देते हैं। वो होती है 1/4πε0 Q/r²। तो हमें एक यहां पर इसको हमें कहना है, एक प्लस चार्ज लेना है, दूसरा माइनस चार्ज लेना है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, चाहे इसको प्लस ले लो, उसको माइनस, या इसको माइनस लो, उसको प्लस। वो अपनी इच्छा अनुसार किसी को भी आप प्लस माइनस ले सकते हो। अब इस चार्ज से हमें यहां तक की दूरी पता होनी चाहिए। जहां निकालने जा रहे हैं उस मध्य बिंदु की यहां से दूरी हमने R कह दी, कि इसके जो वैद्युत द्विध्रुव है इसके मध्य बिंदु O से R दूरी पर यहां पर एक बिंदु P है, और ये है निरक्ष। यहां पर हमें ज्ञात करनी है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो जब प्लस Q चार्ज से तीव्रता निकालेंगे तो ये तीव्रता यानी ये दूरी पता होनी चाहिए, और इसके कारण तीव्रता उत्पन्न होगी वो बाहर की ओर होगी, क्योंकि हम जानते हैं प्लस Q चार्ज के कारण उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहां होती है? बाहर की ओर। इसकी तीव्रता ऐसे निकलेगी, पहली वाली तीव्रता है, पहला चार्ज इसको कहा है तो इसकी तीव्रता को हम E1 कह देंगे। दूसरा ये चार्ज है माइनस Q चार्ज, इस आवेश के कारण यहां तीव्रता निकालनी होगी बिंदु P पर, तो हमें ये दूरी ज्ञात होनी चाहिए, और इस दूरी को हम कह देंगे, यहां निकालने के लिए दूरी निकालनी पड़ेगी, और इससे तीव्रता उत्पन्न होगी वो अंदर की ओर होगी, क्योंकि माइनस चार्ज है, और माइनस चार्ज की तीव्रता सदैव अंदर की ओर होती है। तो इसका तीव्रता उत्पन्न होगी, उसको हमने कह दिया E2, और ये अंदर की ओर होगी। अब इन दोनों का परिणामी निकालना पड़ेगा हमें। जब परिणामी निकालेंगे यहां पर, तो इन दोनों का ये परिणामी आपका E आ जाएगा। ये एंगल अगर हम थीटा ले लें और ये एंगल थीटा, तो ये थीटा और थीटा टोटल हो जाएगा 2 थीटा। इसको थीटा कह दिया, इसको थीटा कह दिया, टोटल मिला क्या हो जाएगा? 2 थीटा हो जाएगा एंगल, सारा एंगल। अब बात करते हैं यहां से यहां तक की दूरी क्या होगी। तो ये बन रहा है समकोण त्रिभुज, POA ले लो या POB ले लो। तो जो समकोण त्रिभुज बन जाएगा इस प्रकार से, ये O बिंदु है, ये P बिंदु है, और ये A बिंदु है। इतनी दूरी इसकी हाफ हो जाएगी, यानी ये दूरी L हो जाएगी, इधर दूरी भी L हो जाएगी, क्योंकि टोटल दूरी 2L है। और मध्य बिंदु से दूरी यहां जब डिवाइड करेंगे तो आधी L इधर हो जाएगी और L इधर हो जाएगी।
ये दूरी L बन गई, ये R है, इसको निकालना है तो पाइथागोरस प्रमेय लगा देंगे। आप जानते हैं कर्ण वर्ग बराबर लंब वर्ग धन आधार वर्ग, तो कर्ण का स्क्वायर AP स्क्वायर बराबर लंब यानी R स्क्वायर प्लस आधार यानी L स्क्वायर। इस AP से स्क्वायर डालेंगे तो रूट लग जाएगा, तो ये हो जाएगा R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। ये AP दूरी आ जाएगी इस पॉइंट A से और इस पॉइंट P तक की दूरी आ जाएगी R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। ठीक इसी बात ये तो भी ले लेंगे ऐसे, ये पॉइंट O है, ये पॉइंट P है और ये पॉइंट B है। इस दूरी देखा गया ये भी L है और ये दूरी भी R है, इसमें भी लगाएंगे पाइथागोरस में तो ये दूरी क्या आ जाएगी, वही आ जाएगी R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। इस तरीके से कर्ण वर्ग बराबर लंब वर्ग धन आधार वर्ग। अब ये दूरियां भी हमें ज्ञात हो गई, ये दूरी भी आ गई R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। अब हमें क्या करना है, प्लस Q चार्ज का बिंदु P पर तीव्रता निकालनी है, फिर माइनस Q चार्ज के कारण बिंदु P पर तीव्रता, फिर इन दोनों का परिणामी E निकालना है। तो आइए लिखते हैं हम प्लस Q आवेश के कारण, प्लस Q आवेश के कारण उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बराबर, इसको E1 कहेंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट K, Q अपान होता है R स्क्वायर और R दूरी यहाँ इस प्लस Q से P तक की है √ R स्क्वायर प्लस R स्क्वायर, तो यहाँ देंगे R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर का होल स्क्वायर, क्योंकि दूरी होता है यहाँ पर R स्क्वायर, तो जो भी R का मान है उसका क्या कर देंगे, स्क्वायर कर देंगे। इस स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा क्या, E1 बराबर बचेगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट K Q अपान R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। ये तीव्रता इस चार्ज के कारण इस पॉइंट पर आ जाती है E1। अब बात करेंगे माइनस Q आवेश कर्ण बिंदु पर तीव्रता क्या होगी, वो E2 कहेंगे। तो लिखेंगे यहां पर हम माइनस Q आवेश के लिए या के कारण उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, इसको E2 मान लेंगे। फॉर्मूला वही है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट K Q अपान R स्क्वायर, यहाँ भी दूरी वही है √ R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। जब इसका स्क्वायर करेंगे तो रूट कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ भी क्या आ जाएगा R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर, यानी E1 और E2 बराबर है। तो लिखते हैं चूंकि जो E1 की वैल्यू है वही E2 की वैल्यू देख लीजिएगा, E1 में लिखा है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट K Q अपान R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर, और E2 में लिखा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट K Q अपान R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर, दोनों वैल्यू सेम है। अब हमें निकालना है बिंदु P पर परिणामी तीव्रता, बिंदु P पर परिणामी तीव्रता। यहां इसके निकालने दो तरीके हैं, जरा आप दो तरीके समझ लीजिएगा, कोई भी तरीका आपको अच्छा लगे उस हिसाब से आप सॉल्व कर सकते हो। तो पहले बताते हैं आपको ये चीज, ये आपका ऐसे E1 था, ये आपका ऐसे E2 है इस पॉइंट P पर, और ये परिणामी तीव्रता आपकी E1 है। यदि एंगल थीटा है, यदि हम इसका दो घटकों में इसको विभक्त करें, ऊर्ध्व घटक और क्षैतिज घटक में, तो इसका ऊर्ध्व घटक ये आएगा यानी E1 sin थीटा आएगा, और क्षैतिज इसका आएगा E1 cos थीटा। इसी प्रकार ऐसे E2 को डिवाइड करें दो घटकों में, तो इसका ये ऊर्ध्व घटक एंगल थीटा बन जाएगा, तो इसका E2 का आएगा ये E2 sin थीटा। कोण के पास वाला घटक काश में होता है, कोण दूर वाला साइन होता है। ये एंगल बन रहा है तो इससे दूर वाला साइन हो गया, इसके पास वाला काश में घटक हो गया। यहाँ निकालेंगे इस E2 का परिणाम, ये कोण से दूर बन रहा है तो ये साइन में आ जाएगा, और ये वाला घटक जो आएगा ये कोण के पास है तो ये बन जाएगा E2 cos थीटा, यानी E1 cos थीटा और E2 cos थीटा दोनों इसके E के वेक्टर पे आ रहे हैं। यानी हम यदि ये निकालेंगे परिणामी तीव्रता, तो परिणामी तीव्रता हमारी क्या होगी, E1 प्लस E2 और cos थीटा दोनों का कॉमन। क्यों ऐसा हुआ, क्योंकि E बराबर लिखेंगे इसका पहला घटक E1 cos थीटा और प्लस इस E2 वाले घटक ये E2 cos थीटा, cos थीटा तो कॉमन आ जाएगा तो E1 प्लस E2। अब E1 और E2 के मान बराबर है, तो E1 E2 मान बराबर हैं, तो यानी इसको भी E कर, तो इसको भी, या इसको E2 या E1 लिख लो करके,
E1 लिखा, यहाँ E2 का मान भी अगर हम क्या रख दें, E1 रख दें, तो 2E1 बन जाएगा, 2E1 cos थीटा। अब E1 का मान रख देंगे आकर के और cos थीटा का मान निकाल देंगे। एक तरीका ये है। दूसरा तरीका है जो आप पढ़ चुके हो वेक्टर फार्मूले से कि r बराबर अंडर रूट a स्क्वायर b स्क्वायर 2ab का क्या होता है, उससे भी कर सकते हो। आप कैसे करो उससे आप लिख सकते हो E इक्वल टू अंडर रूट E1 स्क्वायर प्लस E2 स्क्वायर प्लस 2E1 E2 cos। अब एंगल देखिएगा, ये E1 है, ये E2 है, दोनों के बीच का एंगल थीटा यहाँ तक है, थीटा यहाँ तक है, तो टोटल हो जाएगा 2 थीटा। तो यहाँ 2 थीटा लिख सकते हो, तो यहाँ पर 2 थीटा रख देंगे एंगल। तो E इज इक्वल टू E1 और E2 के मान बराबर हैं, या तो E1 की जगह E2 रख लो या E2 की जगह E1 कुछ सकते हो। मान लीजिए हम E2 की जगह E1 रख रहे हैं, तो E1 स्क्वायर प्लस ये लिखा E2 और E2 मान क्या रख रहे हैं, E1 स्क्वायर प्लस 2E1 और E2 जगह रखेंगे E1, तो यहाँ भी क्या हो जाएगा E1 स्क्वायर cos 2 थीटा। तो E बराबर रूट ये E1 और E1 स्क्वायर जोड़ लेंगे तो 2n स्क्वायर हो जाएगा और ये 2 2 4 हो जाएगा। ऐसा नहीं होगा, इस E1 स्क्वायर साथ काट लगा हुआ है, केवल सजाती पर जोड़े जाते हैं। तो यहाँ क्या हो जाएगा 2E1 स्क्वायर प्लस ये 2E1 स्क्वायर cos 2 थीटा। E बराबर, यहाँ से हम इसके 2E1 स्क्वायर कॉमन कर सकते हैं, तो रूट के अंदर यहाँ से 2E1 स्क्वायर कॉमन, तो यहाँ बचेगा 1 प्लस ये बचेगा cos 2 थीटा। अब क्या करते हैं, इस cos 2 थीटा का वो फार्मूला लगा देंगे जिससे 1 कैंसिल हो जाए। तो हमने पढ़ा है cos का फार्मूला क्या होता है, 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, तो रूट 2E1 स्क्वायर ब्रैकेट 1 प्लस 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, ये माइनस 1 प्लस 1 कैंसिल हो जाएगा। तो E इज इक्वल टू रूट, इसके अंदर 2 गुणा कर देंगे, 2 दूनी 4 हो जाएगा, ये E1 स्क्वायर आ जाएगा इंटू cos स्क्वायर थीटा। अब इस 4 से वर्गमूल निकालोगे, 4 का स्क्वायर करके बाहर निकालो 2 आ जाएगा, E1 स्क्वायर निकालोगे बाहर E1 आ जाएगा, cos स्क्वायर बाहर निकालो रूट से cos थीटा आ जाएगा, जिसका स्क्वायर है उसको रूट से बाहर निकालेंगे। अब क्या गया 2E1 cos थीटा, ये है परिणाम। वही देखो यहाँ से आया था 2E1 cos थीटा, ये थोड़ा डायरेक्टली था, केवल यहाँ पर कंपोनेंट करने थे वेक्टर के। E1 का हमने 2 घटक में विभजित किया था, वो 2 घटक E1 साइन था, क्षेत्र घटक E1 cos थीटा। ऐसे E2 ये था वेक्टर, ये वाला ऐसे, इस E2 को 2 घटक में विभजित किया, E2 साइन थीटा वो तो घटक हो गया और क्षेत्र घटक E2 cos थीटा। तो यहाँ दोनों परिणामी जोड़ा, दोनों सेम दिशा में थे। E1 cos E बराबर क्या निकला, तो E1 cos थीटा प्लस E2 cos थीटा। cos थीटा को कॉमन कर लिया तो E1 प्लस E2, E1 और E2 बराबर थे तो E1 E1 रहा और E2 का मान भी हमने क्या किया था E1, जैसे यहाँ हमने E2 मान में रखा है, तो ये हो गया E1 और E1 2E1 cos थीटा। वही चीज यहाँ से आ रही है। अब अगर मैं यहाँ पर E2 लिया होता, इस पूरे पद में ये E2 लेते तो यहाँ E2 चलता है इस जगह पर, सब जगह E2 आता तो यहाँ E2 आ गया होता। अब देखो अगर E1 आया है तो ये मान रखोगे, E2 आता तो ये मान रख देते, और दोनों मान बराबर हैं, चाहे आप ये मान रख लो यहाँ पर, चाहे ये मान रख लीजिएगा। यानी E1 और E2 के मान सेम है, तो चाहे E1 के स्थान पर आप E2 रख लो या E2 के स्थान पर E1 रख लीजिएगा, दोनों की बाद में वैल्यू यही रखी जाएगी। अब यहाँ पर वैल्यू रखते हैं, तो E1 की वैल्यू रखेंगे तो 2 इंटू E1 की वैल्यू ये लिखी हुई है 1/4 पाई साइलेंट नॉट के Q अपान R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। अब आपको cos थीटा की वैल्यू चाहिए, तो cos की वैल्यू कैसे निकालेंगे, इसमें से कोई आप एक त्रिभुज ले लीजिएगा। मान लीजिए ये त्रिभुज ले लिया हमने, ये कोई त्रिभुज ले लिया हमने AOP, त्रिभुज AOP, इसमें बना समकोण त्रिभुज, ये एंगल थीटा है, ये दूरी r है, ये l है, ये है रूट r स्क्वायर प्लस l स्क्वायर। इसमें लगा देंगे cos थीटा, त्रिभुज AOP में cos थीटा बराबर क्या होता है, आधार बटे कर्ण, तो आधार l हो गया और कर्ण क्या हो जाएगा रूट r स्क्वायर प्लस l स्क्वायर। ये cos थीटा की वैल्यू आ गई, यहाँ पर रख देते हैं आगे cos थीटा की वैल्यू, तो क्या हो जाएगा L अपान रूट R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। अब यहाँ से इसको, ये चीज कांस्टेंट वैल्यू है तो इसको रखेंगे 1/4 पाई साइन नॉट के, ये हो गया Q, ये 2 इसके साथ तो लिख देंगे 2L, ये लिखा है R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर, इसका रूट हटा देंगे तो पावर आ जाएगी 1/2।
इसका रूट आया तो 1/2। अब हम जानते हैं चूंकि Q इंटू 12 क्या होता है P, हम जानते हैं कि Q इंटू जो 12 होता है वो P की वैल्यू होती है, तो P बराबर Q इंटू 12, यहाँ रखते हैं P की वैल्यू, तो ये बन जाएगा E इज इक्वल टू 1/4 पाई साइन नॉट के P अपान, इस पर यहां भी लिखा है स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, यहां भी लिखा है आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, इसकी पावर 1 है, इसकी पावर 1/2 है, आधार समान है, घात जुड़ जाएंगे तो क्या हो जाएगा 1 + 1/2 बन जाएगा 3/2, तो यहां लिख देंगे आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर की होल पावर 3/2। अब हमने कल पिछले लेक्चर में बात की थी कि एल इज वेरी वेरी लेस देन आर, तो एल टेंड्स टू 0, क्योंकि आर के सामने एल की वैल्यू बहुत कम थी, तो हमने एल का मान क्या ले रखा था 0 ले रखा था, तो यहाँ 0 रख देंगे, तो E बराबर हो जाएगा 1/4 पाई साइन नॉट के P अपान आर स्क्वायर की होल पावर 3/2, चूंकि ये टर्म 0 हो जाएगा, ये दो कैंसिल हो जाएगा, तो E इज इक्वल टू आ जाएगा 1/4 पाई साइन नॉट के P अपान आर क्यूब। यहाँ अगर मीडियम जो दिया था K, अगर इसकी वायु अथवा निर्वात हो तो K की वैल्यू क्या हो जाएगी, तो K की वैल्यू वायु अथवा निर्वात के लिए हो जाएगी K बराबर 1, तो जब यहाँ 1 रख देंगे तो आ जाएगा E इज इक्वल टू 1/4 पाई साइलेंट P अपान आर क्यूब। ये आगे अक्ष पर तीव्रता, अक्ष पर क्या आई थी, अक्ष पर आई थी E इज इक्वल टू 1/4 पाई 2P अपान आर क्यूब, और निच पर आ रही 1/4 पाई P अपान आर क्यूब। इसको बढ़िया से आराम से घर में 2-3 बार करिए, आपको अच्छे समझ में आ जाएगा।